तो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं सर्वेइंग के कुछ एमसीक्यूज जो सर्वेइंग 2 से लिए गए हैं, जिसमें कि हमने टेकोमीटर, कर्व और ट्रायंगुलेशन सर्वे को इन्वॉल्व किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट इज जनरली टेकन एज। ऑप्शन है 60, 80, 90 एंड 100। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम टेकोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें दो कांस्टेंट होते हैं, एक होता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एक होता है एडिटिव कांस्टेंट। तो जनरली अगर हम एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो हो जाती है 100 और एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी रह जाती है। सो देयरफॉर ऑप्शन डी 100 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज स्टैडिया मेथड कैन ऑल्सो बी नोन एज। तो बेसिकली ऑप्शन है फिक्स हेयर मेथड, मूवेबल हेयर मेथड, सब्सटेंस मेथड एंड टेंजेंशियल मेथड। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम टेकोमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें स्टैडिया मेथड, मूवेबल हेयर मेथड और टेंजेंशियल मेथड, ठीक है, तो ये मेथड जो है वो मेनली रहती है। तो इसी स्टैडिया को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स हेयर मेथड भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टैडिया मेथड इज ऑल्सो नोन एज फिक्स हेयर मेथड इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। देन द नेक्स्ट इज which among the following represent stadia interval factor? ऑप्शन ए है f प्लस डी, f माइनस डी, f बाय आई एंड i बाय f। तो जनरली जो मैंने बताया था कि दो कांस्टेंट होते हैं, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट और एडिटिव कांस्टेंट। तो उसी में से एडिटिव कांस्टेंट जो रहता है f प्लस डी, उसी को हम स्टैडिया इंटरवल फैक्टर भी बोला जाता है। सो देयरफॉर ऑप्शन ए होगा, f प्लस डी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज the value of additive constant lie in the range of। ऑप्शन ए है 0.2 to 0.3 मीटर, 0.3 to 0.45 मीटर, 0.5 to 0.6 मीटर एंड 0.6 to 0.7 मीटर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हम एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड करते हैं तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है, लेकिन अगर हम एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ आ जाती है। तो वो कैसे रहेंगी, तो वो रहेगी 0.5 से लेके 0.6 के रेंज में आएंगी। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑप्शन सी जो है 0.5 to 0.6 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट इन एनालिटिकल लेंस। अब यहाँ पे देखिए पूछा गया कि एनालिटिकल लेंस के बाद एडिटिव कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है। तो ऑप्शन ए है 100, 0.3, 0 एंड 0.4। तो मैंने बताया था कि अगर हम एडिटिव एनालिटिकल लेंस प्रोवाइड करते हैं तो एडिटिव कांस्टेंट 0। तो देयरफॉर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देन सेंट्रल पोजीशन ऑफ कर्व कैन बी सेट बाय। ऑप्शन है टैंजेंट, कॉर्ड, अपेक्स एंड सेकेंड। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम सिंपल सर्कुलर की बात करते हैं तो उसका जो सेंट्रल पोजीशन है कर्व का, उसी को हम अपेक्स बोला जाता है। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, अपेक्स इज द करेक्ट आंसर। Then the next one is the method of deflection distance is used in which of the following cases? So option A है रोड सर्वे, रेलवे सर्वे, लैंड सर्वे एंड टाउन प्लानिंग सर्वे। तो जनरली डिफ्लेक्शन डिस्टेंस जो है वो हम रोड सर्वे में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ऑप्शन ए रोड सर्वे इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज रैंकाइन मेथड विल कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन। ऑप्शन ए है लीनियर मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड, एंगुलर मेथड और ऑफसेट मेथड। तो जनरली जो रैंकाइन मेथड यूज़ होती है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर आती है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, रैंकाइन मेथड। देन 9th है हमारा, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन मेथड द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी गिवन एज। तो हमारे पास ऑप्शन है 1718.9 इंटू सी प्लस आर, 1719.8 इंटू सी इंटू आर, 1781.9 इंटू सी बाय आर, 1718.9 इंटू सी डिवाइड बाय आर। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि रैंकाइन में जो डिफ्लेक्शन एंगल का फार्मूला जो है वो रहता है 1718.9 इंटू सी बाय आर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग मोर एक्यूरेट आउटपुट। सो ऑप्शन ए है लीनियर मेथड, एंगुलर मेथड, रैंकाइन मेथड एंड टू थियोडोलाइट मेथड। तो जनरली अगर हम एक्यूरेट मेजरमेंट लेना चाहते हैं या आउटपुट एक्यूरेट होना चाहिए तो उसके लिए हम
दो थियोडोलाइट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, टू थियोडोलाइट मेथड इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज रैंकाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है डिफ्लेक्शन डिस्टेंस मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, टेकोमेट्रिक मेथड एंड आर्क बाइसेक्शन मेथड। तो जनरली जो रैंकाइन है उसी को हम डिफ्लेक्शन एंगल मेथड भी बोला जाता है। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, दैट इज डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। देन द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व हेल्प इन अवॉइडिंग ओवरटर्निंग ऑफ व्हीकल, ऑप्शन ए है सिंपल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, कंपाउंड कर्व एंड रिवर्स कर्व। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम रोड के कर्व प्रोवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमारी व्हीकल जो है वो ओवरटर्न ना हो, इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं उसी को बोला जाता है ट्रांजिशन कर्व। तो ट्रांजिशन कर्व का काम क्या रहेगा कि आपकी जो मूवमेंट है व्हीकल की वो स्मूथली हो सके, ओवरटर्निंग को अवॉइड कर सके, स्लिपिंग को अवॉइड कर सके, इसलिए हम ट्रांजिशन कर्व का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ट्रांजिशन कर्व। द नेक्स्ट वन इज द ऑब्जर्वेशन मेड फॉर सेटिंग ए कंपाउंड कर्व मस्ट बी इक्वल टू, ऑप्शन ए है 180 माइनस डेल्टा बाई टू, 180 माइनस डेल्टा 1 बाई टू, 180 माइनस डेल्टा 2 बाई टू एंड 180 प्लस डेल्टा बाई टू। तो जनरली जो हम सेटिंग ऑफ कंपाउंड कर करते हैं तो उसमें जो एंगल बनता है वो रहता है 180 माइनस डेल्टा बाई टू। तो ऑप्शन ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज ए कंपाउंड कर्व कैन बी सेट बाय यूजिंग ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ऑप्शन ए है टू थियोडोलाइट मेथड, डिफ्लेक्शन एंगल मेथड, बाइसेक्शन आर्क एंड टेकोमेट्रिक मेथड। तो जनरली कंपाउंड कर्व हमें पता है कैसे रहती है। तो कंपाउंड कर्व को अगर मुझे क्या करना है, लोकेट करना है, सेट करना है, तो हम डिफ्लेक्शन एंगल जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन एंगल को ही हम रैंकाइन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन बी होगा, डिफ्लेक्शन एंगल इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द बेस्ट केस फॉर द सेटिंग द रिवर्स कर्व, ऑप्शन ए है व्हेन स्ट्रेट आर परपेंडिकुलर, when straight from R, when straight are parallel and when straight from curve। तो जैसे कि हमें रिवर्स कर्व पता है, रिवर्स कर्व हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दो रेलवे के अगर ट्रैक्ट होते हैं उसको जोड़ने के लिए हम रिवर्स कर्व प्रोवाइड करते हैं। तो जो भी दो स्ट्रेट लाइंस रहेंगी, ठीक है, पैरेलल लाइन रहेंगी, उसी को हम जोड़ने के लिए रिवर्स कर्व का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, परपेंडिकुलर तो नहीं होगा, आर्क भी नहीं होगा, कर्व भी नहीं होगा। तो कब यूज़ करेंगे, जब टू स्ट्रेट्स आर पैरेलल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा व्हेन स्ट्रेट्स आर पैरेलल, तब हम रिवर्स कर्व का यूज़ करेंगे। ठीक है, देन 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यूज इन केस ऑफ हाईवे, ऑप्शन ए इज सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व एंड रिवर्स कर्व। तो जनरली अभी मैंने बताया था आपको कि रिवर्स कर्व जो है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, हम रेलवे में यूज़ करते हैं। तो ये अभी बोला है कि हाईवे में कौन सी कर्व नहीं यूज़ करते, तो हाईवे में हम रिवर्स कर्व का यूज जो है वो नहीं करते हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, रिवर्स कर्व। देन 17 है द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ tangent इज गिवन एज, सो टेंजेंट लेंथ L tan डेल्टा बाई टू, R माइनस tan डेल्टा बाई टू, R प्लस tan डेल्टा बाई टू एंड R इंटू tan डेल्टा बाई टू। तो जनरली जो टेंजेंट लेंथ होता है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है कि BT1 एंड BT2 ये हमें टेंजेंट लेंथ निकालते हैं हम। तो ये कैसे फाइंड आउट होता है, तो इसका फार्मूला रहता है R tan डेल्टा बाई टू। तो दैट इज ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, R tan थीटा बाई टू या डेल्टा बाई टू। देन 18 इज ए कर्व विच इज हैविंग ए वैरिंग रेडियस इज कॉल्ड एज, ऑप्शन ए है सिंपल कर्व, कंपाउंड कर्व, ट्रांजिशन कर्व और रिवर्स कर्व। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम ट्रांजिशन कर्व की बात करते हैं तो उसका जो रेडियस है वो इन्फिनाइट टू द फिनाइट वैल्यू रहता है। यहाँ पे क्या बोला है कि हैविंग वैरिंग रेडियस, मतलब रेडियस जो है वो अलग अलग रहती है, तो उसी को हम ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ट्रांजिशन कर्व। देन द नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द केस ऑफ ओवरटर्निंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोवाइडेड, ऑप्शन ए है सुपर एलिवेशन, रिवर्स कर्व, सिंपल कर्व एंड कंपाउंड कर्व। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो ओवरटर्निंग ना हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है उसको कम करना है, तो हम वहाँ पे सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। सुपर एलिवेशन क्या होता है, तो सुपर एलिवेशन मतलब क्या कि रोड के आउटर एज को उठाना कर्व पे और इनर एज को दबा देना, तो उसी को हम सुपर एलिवेशन बोलते हैं।
तो हम ओवरटर्निंग के लिए क्या करेंगे, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज द प्रोविजन ऑफ इक्विलिब्रियम कांट कैन बी सीन इन ए केस ऑफ, ऑप्शन ए है कर्व, माउंटेन, हाईवे एंड रेलवे। तो जनरली क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम कांट जो है वो रेलवे पे हमें यूज़ किया जाता है। ये टर्म जो है वो रेलवे इंजीनियरिंग की टर्म है। तो देयरफॉर ऑप्शन डी रेलवे इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन द नेक्स्ट इज which among the following indicate the correct necessity of classification of the triangulation system? Option A है for measuring in any way, for accuracy in measurement, for covering the entire field and for reducing the work progress। तो जनरली ट्रायंगुलेशन में हम यूज़ क्या किस लिए हम ट्रायंगुलेशन करते हैं, तो फॉर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट के लिए, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, फॉर एक्यूरेसी इन मेजरमेंट। देन द नेक्स्ट वन इज among the classification of triangulation system which possess the highest order? Option A है primary, secondary, tertiary and quaternary। तो देयरफॉर अगर हम ट्रायंगुलेशन सर्वे करते हैं तो ट्रायंगुलेशन सर्वे में क्या होता है कि टोटल फील्ड को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टोटल फील्ड को बड़े ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑर्डर में। तो फर्स्ट ऑर्डर को ही हम प्राइमरी ऑर्डर बोला जाता है। तो इसमें बोला गया है कि हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर हमारा फर्स्ट ऑर्डर है जिसी को हम प्राइमरी ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, प्राइमरी ट्रायंगुलेशन। देन नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ बेस लाइन इन अ प्राइमरी ट्रायंगुलेशन इज गिवन एज, ऑप्शन है 1.5 to 5 किलोमीटर, 0.5 to 10 किलोमीटर, 0.5 to 3 किलोमीटर एंड 5 to 15 किलोमीटर। तो जनरली बेस लाइन क्या रहती है, तो बेस लाइन हमारी सेंटर लाइन रहती है जहाँ पे हमें सर्वे करना रहता है, जो कि मेन रहती है जहाँ से सारे के सारे मेजरमेंट जो है वो लिए जाते हैं। तो उसकी जो रेंज है वो कितनी होनी चाहिए लेंथ, तो वो जनरली 5 to 15 किलोमीटर तक होनी चाहिए। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। द नेक्स्ट इज which classification involve the formation of more number of triangle? ऑप्शन ए है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। तो जनरली मैंने बोला था कि ट्रायंगुलेशन में हम मेन जो 3 टाइप के ट्रायंगुलेशन रहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर, जिसी को हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी बोलते हैं। तो प्राइमरी में बड़े ट्रायंगल्स आएंगे, सेकेंडरी में क्या होगा कि जो बड़े ट्रायंगल्स है उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड होंगे, और टर्शरी में फिर से उसके छोटे पार्ट्स किए जाएंगे। तो यहाँ पे बोला है कि मोर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स किस में आएंगे, तो सबसे ज़्यादा ट्रायंगल्स कहाँ पे आएंगे, टर्शरी में, थर्ड डिग्री में। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, टर्शरी इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज which triangulation system is will not give more accurate result? Quadrilateral, सिंगल चेन, डबल चेन और सेंट्रल पॉइंट। तो जनरली जो सिंगल चेन सिस्टम है ये हम रिवर मेजरिंग के लिए करते हैं, ठीक है, रिवर का सर्वे करने के लिए। तो ये जो है ये हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे सकता क्योंकि इसके चेक्स जो है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे ऑप्शन बी होगा, सिंगल चेन इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज covering whole survey area with the primary triangulation but filling the gaps with secondary and tertiary triangulation involve in which among the following process? ऑप्शन ए है सेंट्रल सिस्टम, क्वाड्रेंटल सिस्टम, ग्रिड सिस्टम एंड बेल्ट कंडीशनर सिस्टम। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम बड़े बड़े जो ट्रायंगल्स है वो आते हैं उसके गैप्स को फिल करने के लिए हम छोटे ट्रायंगल्स उसमें डालते हैं, वो जो होता है वो ग्रिड आयरन सिस्टम में यूज होता है। जैसे कि आप फिगर में शो किया है, देख सकते हो कि इसमें क्या हुआ है, ग्रिड बनाया गया है। तो उसमें बड़े ट्रायंगल्स को भी हम छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं और उसकी गैप्स जो है वो फिल करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, ग्रिड आयरन सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन स्टेशन मार्क आर मार्क विथ, ऑप्शन ए है वुड, प्लास्टिक, कॉपर एंड कॉन्क्रीट। तो जनरली जो हमारा स्टेशन मार्क है वो किससे बनाया जाता है, तो वो कॉपर से बनाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर, कॉपर। द नेक्स्ट इज बिसाइड थियोडोलाइट which among the following is used for taking angle? ऑप्शन ए है कंपास, ओनली थियोडोलाइट, टोटल स्टेशन एंड सेक्सटेंट्स। तो जनरली क्या होता है कि यहाँ पे बोला गया है कि थियोडोलाइट के अलावा और कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो एंगल लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे थियोडोलाइट है, तो वो तो बेसिकली नहीं आएगा। तो अगर हम ट्रायंगुलेशन की बात करते हैं तो ट्रायंगुलेशन में ये जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो इसी को हम सेक्सटेंट बोलते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये यूज़ किया जाता है एंगल लेने के लिए ट्रायंगुलेशन में।
तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, सेक्सटेंट इज द करेक्ट आंसर। देन ए स्ट्रक्चर इरेक्टेड ओवर ए स्टेशन कैन बी डिटरमाइंड एज, ऑप्शन ए है सिग्नल, टावर, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सैटेलाइट स्टेशन। सो जनरली अगर हमें क्या करना है, स्टेशन पे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्लेटफॉर्म मिल सके जहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर जो है वो रीडिंग ले सके, तो उसी को हम टावर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, टावर इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ एलिवेशन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंस्ट्रूमेंट यूज, ग्रेडियंट, स्लोप लेवल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेन। तो जनरली एलिवेशन जो है, अमाउंट ऑफ एलिवेशन, ये किस पे ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये जो डिपेंड करेगा वो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेन मतलब टोपोग्राफी के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, टोपो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेन इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट वन इज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कैन बी यूज फॉर द स्मॉल हाइट, ठीक है। तो ऑप्शन है मैसनरी स्ट्रक्चर, वुडन स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर एंड टिम्बर स्ट्रक्चर। तो जनरली अगर हम टावर की बात करते हैं तो टावर के लिए कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, अगर बहुत ही हाई या टॉल है तो उसके लिए हम स्टील का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर स्मॉल हाइट रखनी है तो वहाँ पे हम मैसनरी स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्मॉल हाइट के लिए कौन सा टावर यूज़ करेंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, मैसनरी स्ट्रक्चर इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्व स्टेशन। ऑप्शन ए है सिग्नल, टावर, थियोडोलाइट एंड चेन। तो जनरली जो एग्जैक्ट पोजीशन अगर निकालना है तो उसके लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सिग्नल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, सिग्नल इज द करेक्ट आंसर। देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल। ऑप्शन ए है सन सिग्नल, नाइट सिग्नल, डे लाइट सिग्नल एंड पोलराइज सिग्नल। तो अगर मेनली हम सिग्नल की बात करते हैं तो सिग्नल के 3 टाइप आते हैं, सन, नाइट और डे लाइट सिग्नल। लेकिन ये पोलराइज सिग्नल जो है वो क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं आता है, तो देयरफॉर यहाँ पे नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल बोला है, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा, पोलराइज सिग्नल इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज ओपैक सिग्नल इज हैविंग ए रेंज ऑफ, ऑप्शन ए है 50 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर एंड 80 किलोमीटर। तो जनरली ओपैक सिग्नल जो है उसकी रेंज होती है वो होती है 30 किलोमीटर के अंदर, तो देयरफॉर ऑप्शन सी होगा, 30 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। Then the next is in which of the following cases a pole signal is used? ऑप्शन ए है नॉन luminous, luminous, night and polarized signal। तो जनरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि पोल सिग्नल कैसे होते हैं, तो ये पोल सिग्नल जो है वो नॉन ल्यूमिनियस सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो ये जो यूज़ किए जाते हैं नॉन ल्यूमिनियस के लिए, तो ऑप्शन ए होगा, नॉन ल्यूमिनियस इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट द इंस्ट्रूमेंट यूज इन सन सिग्नल। तो इसमें से सन सिग्नल कौन सा बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला है पोलराइज सिग्नल, नाइट सिग्नल, नॉन ल्यूमिनियस एंड ल्यूमिनियस सिग्नल। तो जनरली जो सन सिग्नल जो यूज़ होता है उससे बोला जाता है ल्यूमिनियस सिग्नल, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ल्यूमिनियस सिग्नल इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन द ट्रायंगुलेशन सिस्टम। ऑप्शन ए है टावर, सिग्नल, बेस लाइन मेजरमेंट एंड रिकॉग्नाइजेशन। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ट्रायंगुलेशन में मेन जो रहेगा वो बेस लाइन का मेजरमेंट रहेगा। अगर आपकी बेस लाइन एक्यूरेट है तो वो सारा का सारा जो सर्वे है वो एक्यूरेट हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोला है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ट्रायंगुलेशन में, तो यहाँ पे बेस लाइन मेजरमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा, बेस लाइन मेजरमेंट इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज Kolbe apparatus will come under which of the following form? Optical apparatus, flexible apparatus, rigid bar and Chardian apparatus। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हो ये है कोल्बे apparatus। तो ये किसके अंदर आता है, तो ये जनरली रिजिड बार के अंदर आता है, तो देयरफॉर ऑप्शन सी होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, रिजिड बार। देन द नेक्स्ट इज द फॉर्मूला फॉर करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज, ऑप्शन ए है अल्फा Tm minus T0 into length, alpha measured length minus measured temperature minus standard temperature plus length, alpha measured temperature plus standard temperature into length, और ऑप्शन डी है अल्फा इंटू मेजर टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर डिवाइड बाय लेंथ। तो जनरली अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर करेक्शन की, तो टेम्परेचर करेक्शन जो है
वो होता है अल्फ़ा मेजर टेम्परेचर माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर इंटू एल। तो देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। देन द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिस्क्राइब द मेन पर्पज ऑफ सैटेलाइट स्टेशन। ऑप्शन ए है एक्ट एज ए फॉल स्टेशन, एक्ट एज ए ट्रू स्टेशन, मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग डायमीटर। तो जनरली जो सैटेलाइट स्टेशन है वो कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे इनएक्सेसिबल पॉइंट पे, जहाँ पे हम जा नहीं सकते, वहाँ पे हम क्या करते हैं, सैटेलाइट स्टेशन का मतलब फॉल स्टेशन का यूज़ करते। हम ट्रू स्टेशन के बाजू में एक अपना फॉल स्टेशन लगाते जहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि मेन पर्पस क्या है सैटेलाइट स्टेशन का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा एक्ट एज ए फॉल स्टेशन। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट इज which of the following method can be adopted if there is any object in the point of instrumentation। so option A है centric station, true station, satellite station and control station। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, satellite station is the correct answer। then the next one is satellite station is also known as centric station, true station, eccentric station and instrumentation। तो जनरली सैटेलाइट स्टेशन को ही क्या बोला जाता है, फॉल्स या फिर इसेंट्रिक बोला जाता है। इसेंट्रिक क्यों, क्योंकि वो ओरिजिनल पोजीशन से कुछ दूरी पे रहता है, इसेंट्रिसिटी पे रहता है, इसीलिए उसको इसेंट्रिक स्टेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ वेट आर इस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ। ऑप्शन ए है ऑब्जर्व इक्वेशन, नॉर्मल इक्वेशन, लीस्ट स्क्वायर एंड प्रोबेबिलिटी इक्वेशन। तो जनरली जो लॉ ऑफ वेट है वो लीस्ट स्क्वायर पे बेसिस पे चला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमने सर्वे 2 के जो है वो कुछ टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। आगे के टॉपिक जो है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, साथ ही वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी करना है। थैंक यू।